नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल कला वर्ग में। और अपनी आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। हमने अपनी पहली वीडियो में संविधान का भाग 1 पढ़ा था, जिसमें हम मौलिक अधिकार कंप्लीट कर चुके थे। कुछ क्वेश्चंस बचते हैं मौलिक अधिकारों से रिलेटेड। देखिए, जैसे अधिकारों का घोषणा पत्र किसे कहते हैं। तो अधिकारों के घोषणा पत्र का मतलब है कि जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, घोषणा की गई है। एक ऐसी सूची जिसमें मौलिक अधिकारों को लिख दिया गया है और जनता को बता दिया गया है, वो अधिकारों का घोषणा पत्र हमारा कहलाता है। मतलब मौलिक अधिकारों की सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है। अब देखिए, 1928 में ही मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों का एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। 1928 में संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध कर दिया गया था जिन्हें सुरक्षा देनी थी और जिन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा देनी थी। ये मौलिक अधिकार हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखिए, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व पर अब हम पहुंचते हैं नीति निर्देशक तत्वों पर। अभी नीति निर्देशक तत्व हैं क्या? देखिए, जो नीति निर्देशक तत्व हैं हमारे, ये सरकार के लिए निर्देश है। ठीक है, सरकार को अपने नीति निर्देशक तत्वों का पालन करना होगा, लेकिन यदि वो पालन नहीं करती हैं तो सरकार को किसी प्रकार का कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा। संविधान में व्यवस्था नहीं है कि सरकार अपने इन कामों को नहीं कर रही है तो सरकार को सजा देगी। सरकार को सजा देगी जनता। जनता कैसे देगी? अगले आने वाले चुनावों में जनता उनको वोट नहीं देगी। ठीक है, यही सजा जनता देगी उनको, और यही सजा उनके लिए काफी है। संविधान में व्यवस्था नहीं की गई है। ठीक है, जनता ही उसके लिए उनको सजा दे सकती है। अब देखिए, 3 प्रमुख बातें हैं हमारी नीति निर्देशक तत्वों में कि वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए, वो नीति निर्देशक तत्व में है। वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा दिए जाने चाहिए। मौलिक अधिकार तो हमें दे दिए, वो तो संविधान ने दे दिए हैं। अगर उल्लंघन होता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सरकार अपनी नैतिकता समझकर हमको देगी, वो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, ये नीतियां सरकार को स्वीकार करनी चाहिए, सरकार इनको लागू करेगी। अब नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए शिक्षा के अधिकार और पंचायती राज, ये सब हमारे नीति निर्देशक तत्वों में आ जाते हैं। अब देखिए, हमें क्या इनके उद्देश्य है नीति निर्देशक तत्वों के? लोगों का कल्याण हो, कल्याणकारी योजनाएं नीति निर्देशक तत्वों में। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाना। राजनीतिक न्याय मौलिक अधिकारों में नहीं दिया गया है। ठीक है, हमें हमारा आर्थिक न्याय नहीं दिया गया है। आर्थिक मतलब काम की तो हमें वो दी नहीं गई है सुरक्षा कि भाई तुमको काम का अधिकार है, ये नहीं दिया गया। ये नीति निर्देशक तत्व में सरकार चाहे तो लागू करा सकती है, नहीं तो नहीं करा रही तो भी उसको कोई सजा नहीं मिलेगी, जनता ही देगी अगली बार चुनाव में। 5 साल के लिए तो फंस गए हम उसमें, ये प्रॉब्लम आ जाती है। फिर जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठाना, ये भी इसका एक उद्देश्य है। संसाधनों का समान वितरण करना, ऐसा ना हो भाई किसी के पास बहुत सारे संसाधन है और कोई भूखा ही मर रहा है, ये नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, ये हुए हमारे नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य। लोगों का कल्याण करना, कुल मिलाकर सारी जो बातें हैं वो जनता के कल्याण से संबंधित है। अब ऐसे अधिकार जिनके लिए न्यायालय में दावा नहीं कर सकते, ये कुछ हमारे मौलिक नीति निर्देशक तत्व हैं जिनके लिए हम न्यायालय में दावा नहीं कर सकते। क्या है? जीवन यापन का अधिकार। महिला और पुरुषों को समान काम के लिए समान मजदूरी। ठीक है, हम केस डाल सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि भैया ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये नहीं हो सकता। काम का अधिकार, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा की देखरेख। देखिए, इसमें चेंज आया है, ये बन चुका है हमारा एक मौलिक अधिकार। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में मौलिक अधिकार बन चुका है। ठीक है, भारतीय संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा, और ये कब हुआ था? 2002 में। अब नीति निर्देशक तत्वों में इनकी नीतियां क्या हैं? समान नागरिक संहिता, सारे नागरिक बराबर है। ये मद्यपान निषेध, मद्यपान क्या होता है? शराब पीना, नशीली चीजों का सेवन करना, नशीले पदार्थों का सेवन करना, ये सब निषेध है, इसकी मनाही है। घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना, उपयोगी पशुओं को मारने पर रोक लगाना, पशु बलि पर रोक लगाना, है ना। ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन देना, ये थे हमारे नीति निर्देशक तत्व। अब जो नीति निर्देशक तत्व है भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। ये
अनुच्छेद 35 से 51 तक शामिल है। अब हम ये देखेंगे कि अनुच्छेद 35, 36, 37 मतलब अनुच्छेद वाइज कि कौन कौन से जो मौलिक अधिकार है उसको किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है। चलिए डिटेल में स्टार्ट करते हैं हम। अब देखिए, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कि ये विधान पालिका और कार्यपालिका के लिए निर्देश है कि जो कोई भी सत्ता पर काबिज होगा वह अपनी इच्छा से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा, उसे नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, ये कहा गया था। अब हमारे जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनका वर्गीकरण किया गया है राजनीतिक नीति से संबंधित, सामाजिक से, आर्थिक से, शिक्षा और संस्कृति से और स्वास्थ्य नीति से संबंधित, इन 4 भागों में इनको बांटा गया है। अब हम आ जाते हैं अपने अनुच्छेद 35 पर। अनुच्छेद 35 की हम बात करते हैं। अनुच्छेद हम 37 की बात करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्वों को देश के शासन का मूल आधार बताया गया है। अनुच्छेद देखिए, हम इसमें इम्पोर्टेंट अनुच्छेद कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि जो खास खास है वही करने जरूरी है। मैं आपको खास खास बता देती हूँ, बाकी पढ़ हम सारे लेते हैं। अनुच्छेद 39 में स्त्री और पुरुषों के लिए है ना समान रूप से आजीविका के साधन की व्यवस्था की गई, मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39 में। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की व्यवस्था। अनुच्छेद 41 में राज्य द्वारा आम लोगों को काम देने और शिक्षा देने, बेकारी मतलब बेरोजगारी, गरीबी में सहायता करने के निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 42 में काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का निर्माण। अब इसमें क्या है, प्रसूति सहायता के लिए उपबंध का निर्देश दिया गया है। अब ये महिलाओं के लिए है प्रसूति सहायता, मतलब जिन फीमेल्स को बेबी होता है उनके लिए छुट्टी की व्यवस्था की गई है इसमें, कि उनको 6 महीने की छुट्टी दी जाएगी मैटरनिटी लीव की। अनुच्छेद 43 में जनता के लिए काम, शिष्ट जीवन, अच्छा जीवन, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने के प्रयास और कुटीर उद्योगों की उन्नति के लिए काम करेगी सरकार। अनुच्छेद 44 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें समान सिविल संहिता, समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ये हमारा मौलिक अधिकार भी है अनुच्छेद 21A में। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 45 में, ठीक है। और हमारा मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 क्या में भारतीय नागरिकों का 11वां मौलिक कर्तव्य, ठीक है। अनुच्छेद 46 है, इसमें समाज के दुर्बल वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को शिक्षा आदि हितों को पूरा करने के लिए प्रयास में शामिल होगी सरकार। अनुच्छेद 47 है, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार और जो मादक मतलब जो नशीले पदार्थ हैं उन पर रोक लगाने का काम करेगी। लेकिन लगा तो रही नहीं है, देखो हम कर भी क्या सकते हैं, है ना। अब सरकार को ऐसा करना हो कि भाई नशीली चीजें नहीं बेची जानी चाहिए, जनता का स्वास्थ्य खराब होता है, ठीक है, ऐसा तो हो ही नहीं रहा है, बेचा जा रहा है सब कुछ। अनुच्छेद 48 में राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों, मतलब इसमें हमें वैज्ञानिक पद्धतियां दी गई है। इसके बाद अनुच्छेद 49 में मतलब जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक होंगे, जैसे हमारी कुतुब मीनार है, लाल किला है, इनकी हमें रक्षा करनी है, इन पे हमें गंदगी नहीं फैलानी है। अनुच्छेद 51 में ये भी इम्पोर्टेंट है, 49 इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 50 में है न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अनुच्छेद 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किसमें किया गया, अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सरकार काम करेगी। ये हमारे हो जाते हैं मौलिक कर्तव्य कंप्लीट। अब देखिए 42 संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में कुछ निर्देश जोड़े गए थे। अब ये निर्देश क्या क्या थे, अनुच्छेद 39 में जोड़ा गया है कि बच्चों को स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर प्रदान कराए जाएंगे। अब इसी के तहत देखो OD1 लगाया जाता है, हम अपने वातावरण को सुरक्षित रखेंगे। अनुच्छेद 39 का न्याय
अनुच्छेद 39 का में है न्याय समान अवसर के आधार पर सुलभ हो, मतलब सबको न्याय के समान अवसर प्राप्त हो। अनुच्छेद 43 में है औद्योगिक प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी की जाए, ठीक है ये। और अनुच्छेद 48 का ये भी इम्पोर्टेंट है, पर्यावरण संरक्षण हो तथा उसमें सुधार लाया जाए, वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा की जाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है आज के दौर में, ठीक है। ये हमारे नीति निर्देशक तत्व हो जाते हैं कंप्लीट। अब हम देख लेते हैं नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में कुछ अंतर। देखिए, नीति निर्देशक तत्वों का यदि उल्लंघन होता है तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते, और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं न्याय मांगने के लिए। नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया है, और मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व जो है वो वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार हमारे वाद योग्य हैं। नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक है क्योंकि ये कुछ काम करने के निर्देश देते हैं, मना नहीं करते किसी भी चीज के लिए। और मौलिक अधिकार है नकारात्मक, ये मना भी करते हैं, मतलब कुछ भी काम करना है लेकिन उस पर फिर एक रोक भी लग जाती है कि भाई काम तो कर रहे हो लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ठीक है। मौलिक अधिकारों का लक्ष्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का जो लक्ष्य है वो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। मौलिक अधिकार जो है वो अनुच्छेद किसमें, अनुच्छेद 12 से 35 में शामिल किए गए हैं, और नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 में शामिल किए गए हैं। ये भी इसमें एक अंतर है। ये मौलिक अधिकारों में हमारा अंतर कंप्लीट हो जाते हैं, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में अंतर। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है। मैंने आपको ये अंतर तो बता दिया है बच्चों, इसको बहुत अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बस याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। अब हम आ जाते हैं मौलिक कर्तव्यों पर। हमने भाई नीति अपने मौलिक अधिकार पढ़ लिए हैं, अधिकार पढ़ लिए तो कर्तव्य भी पढ़ने हैं, है ना। सरकार के कर्तव्य भी हमने पढ़ लिए हैं। अब हम मौलिक कर्तव्यों पर आ जाते हैं। देखिए, मौलिक कर्तव्य जो थे वो मूल संविधान में शामिल नहीं थे, इनको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अनुच्छेद 51A 51 तक तो 36 से 51 तक तो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, और 51A में जोड़ दिए गए हमारे मौलिक कर्तव्य। कब जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए, ठीक है। अब देखो, इसी तरीके से यदि हम मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो हमें किसी प्रकार की कोई सजा नहीं दी जा सकती, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। जैसे नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है ना, इसी तरीके से मौलिक कर्तव्यों को लागू करना हमारी खुद की जिम्मेदारी है, ये हमारी नैतिकता है, ये हमारे नैतिक कर्तव्य भी हैं एक तरीके से। अब इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या है हमारे मौलिक कर्तव्यों में जिनका हमें पालन करना है ना। अब पहला है हमारा, हमें क्या करना है, अपने झंडे का, राष्ट्रगान का, राष्ट्रगीत का, राष्ट्र ध्वज का, जो भी हमारे राष्ट्रीय हैं, इन सब का हमको आदर करना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा है हमारा दूसरा मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले हमारे उच्च आदर्श हैं, है ना। हमारे जो उच्च आदर्श, जैसे हमारे देशभक्त हैं, उनको हमें हृदय में सजो के रखना है। ये नहीं है कि भाई हाँ आजाद कर आ गए, ठीक है छोड़ दिया, नहीं, उनको सम्मान देना है। इसीलिए देखो, देशभक्ति करिकुलम आपके लिए लगाया गया है ना। कहीं ना कहीं भूल गए थे, और देशभक्ति के आने से सब कुछ थोड़ा थोड़ा याद होना शुरू हो गया, बल्कि हमारे अंदर एक नैतिकता आ गई है कि भाई हाँ, हमें इनको भी भुलाना नहीं है, आज़ादी के चाहे कितने भी साल हो जाए। इसके बाद तीसरा हमारा मौलिक कर्तव्य है देश की प्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना। हम कुछ भी ऐसा काम ना करें जिससे हमारी देश की एकता, अखंडता को नुकसान पहुंचे। किसी को गलत शब्द ना बोले, जिससे लड़ाइयाँ हो जाए, ऐसे किसी प्रकार के कोई शब्द हम ना बोले। अपने देश की रक्षा करें, अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहें। पांचवा है भारत के सभी लोगों में ऐसी समरसता की भावना, मिलजुल कर रहने की भावना का विकास करें। छठा है हमारी सामाजिक जो संस्कृति है, गौरवशाली परंपरा, उसके महत्व को समझे और उसको सुरक्षित रखें, अपनी परंपराओं को छोड़े ना।
सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना, उसको बचा कर रखना। पेड़ काटे ना जाएं, तभी तो हम प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करेंगे। अपने नदियों को गंदा ना करें, हम अपनी पृथ्वी को खराब ना करें हम, ठीक है। ये हमारे 7वां मौलिक कर्तव्य है। 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्यों, हमारे देश में बहुत ज्यादा रूढ़िवाद है, इस रूढ़िवाद को छोड़ करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ हमें बढ़ना होगा। 9वां है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। जो भी सार्वजनिक है, सार्वजनिक मतलब जो सबका है, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे हमारे बसें हैं, हमारे बस स्टैंड है, हमारी सड़कें हैं, हमारे जो जहाँ हम घूमने की स्थानों पर जाते हैं वो हैं, हमारे सरकारी विद्यालय हैं, ये सब हमारे हैं, ये सब मेरा नहीं है, ये सब हमारे हैं, इनकी रक्षा करना हमारा काम है। 10वां है व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ाने का सतत प्रयास करें। मतलब हम ऐसे काम करें, चाहे हम व्यक्तिगत रूप से करें या फिर हम ग्रुप में करें, कई सारे लोग मिलके करें, ऐसे काम करें जिससे हमारा देश ऊंचाइयों पर उठे। ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारा देश गड्ढे में धंसता जाए। और 11वां हमारा मौलिक कर्तव्य है जो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों में भी जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्यों में भी जोड़ा गया और नीति निर्देशक तो ये था ही। क्या है, प्रत्येक माता पिता और संरक्षक का ये कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। तो बेटा ये हमारा होता है मौलिक कर्तव्य कंप्लीट। मौलिक अधिकार हो गए हैं, मौलिक कर्तव्य हो गए हैं, संविधान हो गया है, नीति निर्देशक तत्व हो गए हैं। अब हमारा एक लास्ट पॉइंट बचता है संवैधानिक संशोधन। अब हम संवैधानिक संशोधन पढ़ेंगे। देखिए, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में दी गई है, अनुच्छेद 368 में दिया गया है। अब देखो, हम संशोधन कर क्यों सकते हैं, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो लचीले और कठोर का मिश्रण है। मतलब कुछ प्रावधान उसमें ऐसे हैं जिनमें संशोधन करना बहुत मुश्किल होता है, तो वो कठोर प्रावधान है, और कुछ ऐसे हैं, कुछ में संशोधन के लिए ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि उसमें आसानी से संशोधन किया जा सके, तो वो लचीले हैं। तो इसीलिए भारतीय संविधान को लचीले और कठोर का मिश्रण कहा गया है। ये प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान को लचीले और कठोर का मिश्रण क्यों कहा जाता है, क्योंकि कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें आसानी से परिवर्तन हम कर सकते हैं, आसानी से संशोधन कर सकते हैं, परिवर्तन नहीं संशोधन कर सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनमें आसानी से संशोधन करना संभव नहीं है, बल्कि एक जटिल प्रक्रिया से होकर के हमको गुजरना पड़ता है। अब देखिए, हम संविधान में संशोधन के तरीके, एक तो अनुच्छेद याद रखना, कौन सा अनुच्छेद में, 368 अनुच्छेद में ये दिया गया है। अब संशोधन के तरीके, सबसे पहले है साधारण कानून की तरह संशोधन। जैसे किसी राज्य की सीमाओं में हम परिवर्तन करते हैं, साधारण विधेयक साधारण बहुमत से उसको पास कर दिया और वो पारित हो गया। जैसे राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना है ना, नाम में परिवर्तन करना, नागरिकता में परिवर्तन करना, ये सब। और दूसरा है संविधान के महत्वपूर्ण विषयों पर संशोधन। अभी महत्वपूर्ण विषयों में हम संशोधन कर कैसे सकते हैं, देखिए, संसद के दोनों सदनों के अलग अलग बैठकों में उनकी कुल सदस्यों का साधारण बहुमत मतलब आधे से ज्यादा और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत हमें जरूरी है। संसद के दोनों सदनों का अलग अलग साधारण बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। भारतीय संघ के आधे राज्यों की विधानसभाओं का अनुमोदन। अब ये हमें विशेष रूप से जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनमें संशोधन कर रहे हैं। क्या क्या करना जरूरी है इसके लिए, दोनों सदनों में सदस्यों का साधारण बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, और भारतीय संघ के जो राज्य है उनमें आधे राज्यों की विधानसभाओं का अनुमोदन कि वो उसको स्वीकार करें कि हाँ इसमें परिवर्तन किया जाए, और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, है ना। इसके बाद तीसरा तरीका भी है अन्य प्रावधानों में संशोधन। इसमें कैसे करेंगे, ये क्या होता है भाई, दोनों सदनों की अलग अलग बैठकों में कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। ये 3 चीजें हो गई। एक तो साधारण बहुमत, भाई प्रस्ताव प्रस्तुत किया, वोटिंग करी, हाँ भाई ये संशोधन कर रहे हैं और आराम से हो गया। नागरिक जैसे कि नागरिकता संबंधित कोई हम परिवर्तन करना चाहते तो आसानी से हो जाएगा। नाम, किसी राज्य का नाम बदलना चाहते हैं, देखो कितने सारे राज्यों के नाम बदले गए हैं ना, और बहुत सारे राज्यों के तो क्या क्या रख दिए गए हैं,
आप लोगों को पता है, मतलब देखना, आप खुद सर्च करना कि कितने सारे मतलब जगहों के नाम बदले गए हैं। बहुत सारों के नाम तो मतलब दीनदयाल उपाध्याय सबके दीनदयाल उपाध्याय बना दिए, सब चीजों के नाम बदल कर, है ना। तो एक जोक भी बना था, तो दीनदयाल उपाध्याय, पता चले कि चाउमीन का नाम बदल कर भी रखा जाना है कि दीनदयाल उपाध्याय लच्छा, इस तरीके का था। इस तरीके से मतलब मजाक बनाया जाने लगा था, क्योंकि बहुत सारी जगहों के नाम में परिवर्तन हुआ, रेलवे स्टेशनों तक के नाम बदले गए, जगहों के नाम बदले गए। भाई नाम बदलने से क्या होता है, आसानी से परिवर्तन हो जाता है तो कर दिया, ठीक है। इसके बाद दूसरा तरीका है संविधान में संविधान के महत्वपूर्ण विषयों पर संशोधन कैसे किया जाएगा। भाई दोनों सदनों की अलग अलग बैठकें होती है, दोनों से अलग अलग बहुमत पास होना है। फिर जितने उपस्थित हैं और मतदान करने वाले, कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो उपस्थित तो हो सकते हैं लेकिन वो वोट नहीं दे सकते, तो उपस्थित और मतदान करने वालों का विशेष बहुमत हमको चाहिएगा। और इसके साथ साथ आधे राज्य, जितने स्टेट हैं यहाँ पर 28 है, मान लो 28 है हमारे यहाँ पर, 28 में से 14 राज्यों का अनुमोदन होना चाहिए कि हाँ भाई इसमें संशोधन होना है। ये दो तरीके हो गए। इसके बाद अन्य प्रावधानों में क्या है भाई, अन्य प्रावधानों में बताया दोनों सदनों के अलग अलग और उनकी कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। एक तो साधारण बहुमत, आधे से एक ज्यादा, 2/3 बहुमत में क्या आ जाता है, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत शामिल है। ये हो जाता है हमारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी कंप्लीट। तो हमें याद रखना है, देखिए संविधान संशोधन बहुत इम्पोर्टेंट है ना, ये भी हमको याद रखना है। अब कुछ प्रावधान मैं आपको ऐसे बताऊंगी जो कि भारतीय संविधान में लागू होते किए गए थे, जिनमें संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था वो 1951 में ही हो गया था, ठीक है, लागू होने के बाद ही हो गया था। अब इसमें देखिए जो कुछ इम्पोर्टेंट संशोधन है, जैसे 42वां संविधान संशोधन बहुत इम्पोर्टेंट है ना। 42वें संविधान संशोधन के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि ये जो है मौलिक कर्तव्य हैं, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही भारतीय संविधान में शामिल किए गए थे। इसके बाद संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है, ग्राम पंचायतों से। 74वां संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, 73वां और 74वां। संघवाद वाले चैप्टर में आपको इसको कंप्लीटली समझाया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 73वां और 74वां मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद है हाँ एक और इम्पोर्टेंट है 61वां संविधान संशोधन, जो हमारा ये 61वां संविधान संशोधन था 1989 में 1989 में हुआ था। और इसके द्वारा मतदान की जो आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है। अच्छा हाँ एक और है 55वां संविधान संशोधन, इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को एक राज्य बनाया गया था। देखिए ये कुछ इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। 86वां संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था भाई, मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था, शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, 11 मौलिक कर्तव्य। तो ये जो 4-5 मैंने आपको बताए हैं ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। तो ये हमारा जो मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य है संविधान संशोधन ये कंप्लीट होता है। मैंने आपको संविधान संशोधन की पूरी प्रक्रिया भी बता दी है और अब इसमें चैप्टर में कुछ रहता नहीं है, मैंने सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट बता दी है। हाँ इसमें 1-2 पॉइंट और रहते हैं बच्चों। देखिए इस परिप्रेक्ष्य में 1993 में सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की गठन किया था। तो पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था, 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रह गई थी पीछे कि भारतीय संविधान में किस देश से कौन सा प्रावधान लिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें हम बात करते हैं प्रावधानों की क्योंकि ये कहा जाता है कि भारतीय संविधान जो है ना वो उधार का थैला है, ये प्रश्न आता है। तो अगर हम इसके फेवर में वोट करते हैं कि भाई हाँ भारतीय संविधान उधार का थैला है, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि हाँ भाई उधार का थैला है
क्यों? क्योंकि हमने ब्रिटेन से ये लिया है, अमेरिका से लिया है, फ्रांस से लिया, आयरलैंड से लिया है, मतलब सब जगह से कुछ ना कुछ लिया है, इसलिए हम इसको उधार का थैला कह रहे हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं कि भारतीय संविधान उधार का थैला नहीं है, तो हम इसका आंसर कैसे देंगे? हमने कहा कि भारतीय संविधान उधार का थैला नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि भारतीय जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने विभिन्न देशों से कुछ प्रावधान लिए जरूर हैं, लेकिन उनको भारत की परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित भी